Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The Print Off the Cuff, corporate partner, AU Small Finance Bank, airline partner, SpiceJet, in association with Jindal Steel and Power. In our series of digital off the cuffs, we have another great guest today, that is Mr. Ashok Gehlot, Chief Minister of Rajasthan. Now, there's a little story that Mr. Gehlot once told me on a flight long time back. He told me the story of how Rajiv Gandhi, when he became Prime Minister at a very young age in 1984, he handpicked a few young people in their 30s within his party, and empowered them to groom them into leaders of the future. So there was Digvijay Singh in Madhya Pradesh, there was YSR, Y. Rajshekhar Reddy in Andhra Pradesh, combined Andhra Pradesh, there was P. Chidambaram, and there was one young man called Ashok Gehlot in Rajasthan. And I do remember Ashokji said to me then that he said, don't start going and bothering the Chief Minister. Don't let the Chief Minister feel threatened. Let the Chief Minister, you are there to run the party for him, to build his politics, and that you be patient, your time will come. So, Ashok Gehlot ji, your time has come not once but twice now, Chief Minister of Rajasthan. Thank you very much for joining us. और हमें ये बताइए कि आपके राज्य में अभी स्थिति सबसे पहले तो कोरोना की क्या है? देखिए, हमारे यहाँ काफी कंट्रोल स्थिति में है हम लोग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी जो माइग्रेंट आए हैं, प्रवासी आए हैं, वो 2712 है पेशेंट जो पॉजिटिव आए हैं। बाकी जो सारी रिकवरी हो गई है और करीब 50 लोग रहे होंगे जो पहले के राजस्थान में लोग रह रहे हैं और जो पॉजिटिव आए वो, तो इतनी शानदार रिकवरी हुई है। मैं समझता हूँ कि करीब करीब बराबर आ गए हम लोग। प्रवासी अगर नहीं आते तो करीब करीब हम 60-70 में रह जाते। तो हमारे यहाँ सभी पैरामीटर भी अच्छे हैं। रिकवरी रेट जो है वो आपको यहाँ से अच्छा लगेगा कि 68.66% है राजस्थान का, जबकि नेशनल लेवल पे 48% है। और इसी प्रकार से पर मिलियन टेस्ट भी हम लोग करें 5500 कर रहे हैं, जबकि नेशनल लेवल पर 3000 हो रहे हैं। और मृत्यु दर भी हमारे 2.1% है, जब नेशनल लेवल पर 2.8% है। इस प्रकार से तमाम पैरामीटर भी राजस्थान में अच्छे हैं। हम लोग साथ में ध्यान रख रहे हैं नॉन कोविड पेशेंट का भी, जिनके करीब 700 गाड़ियां लगाई हमने गाँव के अंदर, कोई तकलीफ नहीं आए। और प्राइवेट हॉस्पिटल को पाबंद किया गया, वो पूरा ध्यान रखे और कोई नॉन कोविड पेशेंट को तकलीफ नहीं आए तो वो चमचम ने किया है। यहाँ पर डबलिंग रेट भी करीब 19 दिन है राजस्थान के अंदर, जबकि नेशनल लेवल पे 15 दिन है। और तो और टीकाकरण का काम भी हम साथ कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन बच्चों के लिए। और जो अपने प्रेग्नेंट लेडीज उनका ध्यान रखने बराबर। जब से कोविड आया तब से लॉकडाउन के वक्त से हमने ध्यान रखा इन सब बातों का। तो चारों ओर से हमने ये भी प्रयास किया कि किस प्रकार से इस वक्त का फायदा उठाए हम लोग, मजबूत करने का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए हमारे यहाँ पहले पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल। आज करीब 14,000 पर डे हो रहे हैं हमारे यहाँ पर टेस्टिंग, और जल्दी 10-15 दिन में हम लोग 25,000 पहुंच जाएंगे। जो हमने अमेरिका की मशीन मंगाई है, 4000 टेस्ट पर डे करते हैं, 2 मशीन मंगाई है। तो हमने ध्यान दिया कि किस प्रकार राजस्थान में हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें। और तो और हमने एमएलए फंड को भी करीब 900 करोड़ होगा वो, मेंबर पार्लियामेंट का फंड तो समाप्त कर दिया गया। हमने समाप्त करने के बजाय उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है कि हम लोग 2 साल तक मेडिकल सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव के अंदर पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसके अंदर खर्च करेंगे। तो चारों ओर से हमने ऐसी स्थिति करी कि ये जो कोविड-19 जो है और कोरोना का मिजाज कैसा भी होगा, किस समय जाएगा, तभी राजस्थान तैयार रहेगा उसका मुकाबला करने के लिए। 1 लाख बेड हमने तैयार कर रखे हैं क्वारंटाइन करने की स्थिति बनी उसके लिए भी। गांव में क्वारंटाइन हमारा शानदार चल रहा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, गांव वाले खुद भी सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने जो संस्थागत क्वारंटाइन किया है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या कोई संस्था के अंदर, शानदार किया। इस प्रकार से हमने कर रखा समय का। इसलिए राजस्थान में मैं समझता हूँ जो भिलवाड़ा मॉडल की आप लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया था, उसी लाइन पे हम लोग रूथलेस कंटेनमेंट को लेके चल रहे हैं।
पहले पहले जयपुर में स्थिति थोड़ी नंबर बढ़ गए थे यहाँ पर रामगंज के अंदर, वो भी अब काबू में आ गए हैं और तमाम जगह पर हम लोग संस्थाओं की बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज कर रहे हैं। आप ये बताएं कि 3-4 मॉडल चले ये कोरोना के समय से। सबसे पहले केरला मॉडल चला, फिर भीलवाड़ा मॉडल चला, फिर आगरा मॉडल चला। तो सबसे आगे कौन सा मॉडल रहा और कौन से मॉडल को अब सारे देश को अपनाना चाहिए, या फिर सारे मॉडलों को अभी एक असम मॉडल भी शुरू हो गया है, असम ने भी अच्छा किया। देखिए, केरला मॉडल अलग ढंग से हो सकता है, मैं नहीं कह सकता आपको, और ना मुझे कोई कंपेयर करना है। भीलवाड़ा मॉडल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको मॉडल बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने अपनी पीठ नहीं थपथपाई थी। उन्होंने कहा कि जो भीलवाड़ा में अप्रोच रही है सरकार की वो शानदार रही है, और उसको अगर कोई स्टडी करे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी राज्य हो, कोई भी एरिया हो, वही मॉडल काम आता है। क्योंकि उसमें करना क्या है, कर्फ्यू लगाना है, कंटेनमेंट एरिया बनाना है, सारे जो पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनको अलग रख करके इलाज करना है, और घर में होम क्वारंटाइन बड़े रूप में करना। करीब 12,000 लोगों को वहां पर होम क्वारंटाइन किया गया था। इसी रूप में वहां पर घर घर का सर्वे करना, 3,000 टीमें बनाई गई, और पूरे भीलवाड़ा जिले के हर घर तक पहुंची टीमें सिर्फ स्क्रीनिंग करने के लिए। उसमें 14,000 ऐसे लोग मिले जो सिम्टम्स उनको सर्दी जुकाम के थे, उनका अलग टेस्ट करा दिया। ये मॉडल अपना आपके अंदर वो सिंपल मॉडल है, तो भीलवाड़ा मॉडल है, जिसको हर व्यक्ति को या हर एरिया को अपनाना ही चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन भीलवाड़ा मॉडल तो आपने एक बार किया और लगा वहां पे आपने कंटेन कर लिया, उसके बाद फिर से आ गया, ये जयपुर में शुरू हुआ। ये कैसे, ये आपके यहाँ भी ये तबलीगी जमात के क्लस्टर से कुछ फर्क पड़ा? देखिए, तबलीगी जमात का उस वक्त में इश्यू बनाया गया, अपन जानते हैं कौन बनाते हैं। इश्यू बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्होंने कोई लंबी अलग कहानी आपको मालूम है कि उसमें क्या क्या हुआ, क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन दी गवर्नमेंट को, हम लोग इकट्ठे यहाँ पर कैसे जाए, बसें हमारी खड़ी है, और वहां जाके WHO की टीम भी गई थी, DM भी गए थे, पता नहीं बाद में आप जानते हैं कि क्या हुआ। और वो एक नेग्लिजेंसी का मामला था, जिसके कारण से पूरे देश के कई भागों में ये स्थिति बनी, कंप्लेंट आई। मेरा मानना है कि हमारा जो एरिया था, वहां कोई विदेश से कोई व्यक्ति आए थे, वो खुद पॉजिटिव थे, ध्यान नहीं दिया उस वक्त में किसी ने, और वो एक रामगढ़ के अंदर संख्या बढ़ती गई। आज वो एरिया भी हमारा कंट्रोल में आ गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जयपुर में भी आज स्थिति अच्छी हो गई है। तो चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कोई एरिया हो, अधिकांश राजस्थान के अंदर सब जगह कंट्रोल में स्थिति है, और हमें पूरा यकीन है कि हम इस जंग को जीत के रहेंगे। या हमने एक बार और मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की पूरी जनता, पूरे NGO, पूरे एक्टिविस्ट, सब धर्म गुरु और सब पॉलिटिकल पार्टियों को हमने साथ लिया शुरू से ही, और उसका हमें लाभ मिला। हम सब मिलके ही हम उसका मुकाबला करने में लगे हुए हैं, और वही माहौल बना रखा है यहाँ पर कि हर व्यक्ति, भामा साहब ने खूब मदद करी गरीबों की खाना खिलाने के अंदर। सरकार की तरफ सोशल कमिटमेंट हमने पूरा किया। 2005 में पर हेड गरीबों के खाते में हमने डाल दिए, जिनके अकाउंट नहीं थे उनको हमने कैश दिया। यहाँ पर गेहूं फ्री दिया, गेहूं मार्केट पहले खरीद के फ्री बांटा है, और भामा साहब ने और सरकार ने मिलकर के लाखों करोड़, करीब 3-4 करोड़ जो पैकेट बांटे हम लोगों ने, सूखे राशन के भी और पका हुआ खाना भी। तो शांति बनी रही यहाँ पर, मतलब लोग कंफर्टेबल रहे। मेरी बात ये है, अब 2-2.5 महीने हो गए तो नेचुरली लोग समझते भी अब क्या होगा आगे। लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति अभी क्या है? क्योंकि आपके यहाँ तो एक बड़ी चीज होती है जो पर्यटन होता है, वो तो बिल्कुल खत्म है। चलिए, खेती चल रही है, कुछ आपके इंडस्ट्री भी रुकी हुई है अभी। ये बात भारत सरकार को समझ में नहीं आ रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। ये राजस्थान की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर राज्य की स्थिति बन गई है। जब लॉकडाउन होगा तो जब दुकानें बंद हो जाएगी, व्यापार बंद हो जाएंगे, MSME की बात छोड़िए, बड़ी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो फिर क्या बच गया? जो मजदूर सड़क पे आए वो समझ सकते हैं आपकी क्या स्थिति बनी होगी तमाम मुल्क के अंदर राज्यों की अर्थव्यवस्था को लेके। हमने प्रधानमंत्री जी को कहा है हर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, आप राज्यों को कुछ ग्रांट दीजिए, ग्रांट बजाय कि लोन देने के।
लोन भी दो आप तो उसको बिना ब्याज दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो कर्जे राज्यों पे होते हैं बड़े कॉर्पोरेशन के, उनको मॉनिटरिंग कीजिए 6 महीने के लिए। नंबर 2। नंबर 3, जीडीपी का 3% कर ले सकते हैं हम लोग, उनको 5% कीजिए। तो उन्होंने भी 5% किया, घोषणा करी, तो 7 में कई शर्तें लगा दी, शायद शर्तें पूरी नहीं हो पाए। तो मैं बार बार कहना चाहूंगा कि अभी कोविड की जंग कौन लड़ रहा है? भारत सरकार लड़ रही है क्या? वो लड़ रही है चुनी हुई सरकारें राज्यों की, और शानदार तरीके से लड़ रही है। जितना जिसका बच चला है, सबने अपने अपने तरीके से मेहनत करी है। मैं समझता हूँ कि पूरा देश जानता है इस बात को, एहसास नहीं करता। आप लोग भी एहसास करते होंगे। लड़े जब जंग लड़ी है राज्यों ने, तो केंद्र सरकार को चाहिए आगे बढ़ के, बजाय कि राज्य सरकार मांगे उनसे आकर के इमदाद, उनको खुद को आगे आकर कहना चाहिए कि आपके इधर पेशेंट बन गए थे या इतनी पॉपुलेशन आपके यहाँ है, आगे संभावना ये है, और इस पर पैकेज हर राज्य को मिलना चाहिए। तब जाकर के राज्य सरकारें और ज्यादा आने वाले वक्त में शानदार तरीके से मुकाबला कर पाएंगी। अब 2 महीने कर लिया उन्होंने खुद ने मुकाबला अपने बलबूते पर आगे जब रेवेन्यू की बंद होगी आनी, 30% रेवेन्यू लगी राज्यों की, तो राज्य कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे सैलरी देंगे कर्मचारियों को? इस प्रकार से वापस से जब शुरू करें उद्योग धंधे, तो आप जानते हैं कि तकलीफ आती है गाड़ी को पट्टी में लाने के लिए। लॉकडाउन लगाना आसान है, खोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये लॉकडाउन आपको लगा कि ठीक टाइम पे खोलना या पहले खोलना चाहिए था? देखिए, लॉकडाउन जब एक बार लग गया, गलती तो वहां करी जब लगाया अचानक ही 4 घंटे के नोटिस पर। वो गलती ब्लंडर था, उसके कारण ही आज देख रहे हैं कि जो बदनामी देश की हुई है पूरी दुनिया के अंदर, जो सीन दिखाए हैं मीडिया के अंदर, मजदूरों के चलते फिरते और डिलीवरी होते हुए बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, ट्रेनें चल रही है, ट्रेनों के अंदर करीब 80 लोग मारे गए हैं ट्रेन के अंदर ही। तो आप सोच सकते हो कि जो माहौल श्रमिकों को बना, उससे सरकार बच सकती थी। 3-4 दिन की मोहलत देती है सरकार, अगर मान लीजिए, तो ये स्थिति नहीं बनती। इसलिए आज स्थिति ऐसी बनी है जिससे कि हम लोग सब थोड़े चिंतित हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार अब भी कोई ऐसा तरीका, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा बसें लगाइए और ट्रेन चलाइए, भेजिए सबको, मजदूरों को। ये काम हमने 15 दिन पहले ही कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के 15 दिन पहले राजस्थान में हमने एसडीओ को कहा, आपके क्षेत्र में कोई मजदूर दिखना नहीं चाहिए, उनको आराम से कैंप लगाओ, उनका ध्यान रखो खाने पीने का, और उनको छोड़ो बसों के अंदर। तो हमने एक श्रमिक एक्सप्रेस की तरह श्रमिक बस सेवा शुरू करी राजस्थान के अंदर, उसका लाभ हमें मिला। इस प्रकार से हमने कोई कमी नहीं रखी मैनेजमेंट करने के अंदर। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार से तो आपकी अच्छी सेटिंग है, प्रधानमंत्री भी आपकी प्रशंसा करते हैं, गृह मंत्री भी आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आपने बड़े लेबर लॉज में सुधार किए हैं। तो आप प्रधानमंत्री को ये बात समझा नहीं सकते थे या आपकी सुनते नहीं है? प्रधानमंत्री किसी सुनते हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन जब उन्होंने 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगाया, तो राज्य सरकारों को कोई इंडिकेशन, कोई खबर दी क्या? आपको भी तभी खबर मिली जब हमें मिली। किसी को खबर नहीं लगी। तो ये तो प्रधानमंत्री जी की अप्रोच है। नोटबंदी के वक्त ऐसा ही हुआ और अब भी ऐसा ही हुआ है, और पता नहीं उनके कोई इसके कोई मोहर निकलता हो तो मुझे मालूम नहीं। वो मोहर निकाल के फैसला करते होंगे प्रधानमंत्री, अलग बात है। वरना तो मैं समझता हूँ कि 4 घंटे के नोटिस में फैसला कोई कर ही नहीं सकता। उनको मालूम है कि जो लोग मेंबर पार्लियामेंट भी गए थे अपने घरों पे पार्लियामेंट खत्म होने पर, उनको 48 आवर्स दिए गए जाने के लिए। तो मजदूर बेचारा कैसे जाता वहां पर? जब एमपी जाए तो प्लेन से ट्रेन से टाइम लगता है, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो मजदूर चला जाएगा? और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मजदूरों के दिमाग में एक बात उन दिनों बैठ गई, हमें चाहे कुछ भी हो जाए एक बार अपने गांव जाना है, अगर मरना ही है तो गांव में मरेंगे। ऐसा माहौल गया था। उस माहौल को भारत सरकार समझ नहीं पाई। अब कुछ भी उनको ये तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही जो बहुत फिर चली आगे कि जान है तो जहान है। ये बात तो ठीक थी, लेकिन उससे आपको लगता है कि जैसे मजदूर तबका है, ये सब लोग डर गए उस बात से कि अब बिल्कुल मरना ही है, मौत आई हुई है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और वैसे माहौल बन गया था, पूरी दुनिया के अंदर माहौल बन गया था। आप देख रहे थे चाइना के बाद में इटली में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हो रहा था, स्पेन में क्या हो रहा था।
तो माहौल ऐसा देश में नहीं दुनिया में बन चुका था, और मजदूर भी समझ रहा था, सबके घर में टीवी लगे हुए हैं, सब अखबार पढ़ते हैं, और जब प्रधानमंत्री ने कहा और समझ गए, और 4 घंटे के नोटिस में जब लॉकडाउन किया तो और समझ गए। तो इतने घबरा गए कि पता नहीं हमारा खुद का क्या होगा। और गरीब आदमी घर में एक कमरे में नहीं होता, 2 कमरे मुश्किल से होते हैं, वो कैसे वहाँ टाइम बिताए अपना, किस पे वहाँ पर रह सकता है। तो उनको अगर उस वक्त में अगर मौका दिया जाता बसों से और ट्रेन से, तो गुडविल जमती सरकार की और बदनामी नहीं होती। बहुत बड़ी बदनामी हुई है, क्योंकि ये मुश्किल काम नहीं था, 5 दिन का काम था। आप बसें लगा देते जैसे हमने लगाई, ट्रेन चला देते तो आराम से सब पहुंच जाते, फ्री ऑफ चार्ज भेज देते उनको, कोई ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं था। और वहां उनकी चूक हुई, मेरा मानना है। अब ये बताएं कि प्रधानमंत्री ने आपकी बहुत प्रशंसा की कि आपने अपने यहाँ लेबर रिफॉर्म किए, लेबर लॉज का सुधार किया, बहुत अच्छा किया। अब आपकी पार्टी जो यूपी में हुआ या मध्य प्रदेश में हुआ उसके तो विरुद्ध बोलती है, तो आपने क्या किया जो यूपी और मध्य प्रदेश ने नहीं किया, या यूपी और मध्य प्रदेश ने क्या किया जो आप सोचते हैं गलत किया, आपकी तरह करना चाहिए? देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने खाली उस वक्त की परिस्थिति थी जो लॉकडाउन फर्स्ट हुआ पूरा, उसके बाद में ये कहा गया, एडवाइजरी थी भारत सरकार की, आप सारे इंडस्ट्री वही खुलेगी जिसके प्रेमाइसिस के अंदर मजदूर रहेंगे, वही खुल पाएगी। पहले फिर भी था, तो हमने ये कहा हमारे डिपार्टमेंट ने कि वो मजदूर वही रहेंगे, उनको मजदूरी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, इसलिए 8 घंटे के बजाय, कानून कहता है 8 घंटे काम कर सकता है, तो उसके खुद के इंटरेस्ट के अंदर अगर वो करना चाहे तो 8 की बजाय 12 घंटे काम कर सकता है। मजबूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं था, और खाली 4 घंटे बढ़ाए अगर वो चाहें तो, और 7 दिन में जो घंटे होते हैं कैलकुलेट करके वो किए खाली, उसकी वो तारीफ उन्होंने करी। आप जान के मालूम पड़ना चाहिए आपको, वो हमने वापस विड्रॉ भी कर लिया जब लॉकडाउन सेकंड हुआ, थर्ड हुआ और खुलने लगे इंडस्ट्री सभी, तो वो हमने कानून वापस विड्रॉ कर लिया है। तो प्रधानमंत्री जी का मतलब था कि रिफॉर्म की शुरुआत आपने करी है, हमने करी थी प्रैक्टिकली मजदूर को फायदा पहुंचाने के लिए। जब रात को फैक्ट्री में सोना उसको एक्स्ट्रा कमा सकता तो कमाया, वो खाली इतनी सी बात थी। तो विड्रॉ कौन सा कर लिया आपने? मध्य प्रदेश, यूपी और राज्य कर रहे हैं। वो मैं समझता हूँ चाइना के बाद में उनको लगा चाइना के जो माहौल बना उसके अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री आएगी। मुझे लगता नहीं है, उनको लगता होगा, पर हम लोग भी सावचेत थे, अगर आती है तो राजस्थान की सब तय रहेगी। जिस प्रकार से हम रिफॉर्म ऐसे करें जो उनको सुविधा दे सके, बजाय कि लेबर रिफॉर्म के नाम पे हम लोग एक इश्यू बनवाएं, कोई फायदा नहीं उसका। उन्होंने चाइना का अट्रैक्शन देख करके मैसेज देने के लिए किया होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पर राजस्थान में हमारी मंशा ये है कि हमने एमएसएमई को लेके, आपको शायद मालूम होगा, पूरे देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने एमएसएमई के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया, एक्ट बना दिया, जिसमें 3 साल तक सरकार के जितने नियम कायदे हैं उनके लिए सरकार के पास उनको नहीं आना पड़ेगा, वो खुद अपनी इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं अपने आप आए हो हमारा, और पूरे देश में उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अब हम ला रहे हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो इंडस्ट्री आना चाहते हैं उनको विभिन्न डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, तकलीफ होती है, उनको समाप्त करके हम चाहेंगे उनको एक ही जगह पर जाए और वो उनका विभाग जो है तमाम लोगों को कोऑर्डिनेट करेगा। सिंगल विंडो सिस्टम हम लोग वापस मजबूत कर रहे हैं। इस प्रकार हमारी सोच है कि किसी प्रकार से गाड़ी पटरी पर आए राजस्थान के अंदर भी। जी हाँ, तो ये मेरे एक साथी है शंकर रणनीमेश, थोड़े शैतान हैं, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में इस समय कोई एक तो ही नौजवान नेता है जो आगे कहीं बोल रहे हैं या आगे कहीं बने हैं, बाकी सब कांग्रेस का किला जो बचा हुआ है वो आप जैसे पुराने दिग्गजों ने संभाला हुआ है। तो ये क्या कारण है कि आपकी पार्टी में इतना यंग टैलेंट आगे नहीं बढ़ रहा है? यंग टैलेंट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? यंग टैलेंट पार्टी में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? नहीं, मेरा कहना ये है कि पार्टी का जो किला आपका है वो आप जो पुराने दिग्गज है उन्होंने ही संभाला हुआ है अभी तक। तो ये जो 20 की पीढ़ी थी उसको क्या हुआ? इसका कारण ये मानता हूं मैं कि हम लोग भी जब आए थे राजनीति में तब एनएसयू यूथ कांग्रेस के माध्यम से आए थे। इंदिरा गांधी का जमाना था, खूब झगड़ा हमारी हुई थी गांव के अंदर, कस्बों में खूब घूमे फिरे, जिलों में, और धर्मशाला में रुकते थे,
ट्रेन के अंदर जब सफर करते थे तो बिना रिजर्वेशन पे बैठते थे या नीचे सोते थे, बिस्तर बंद, उस वक्त में पेट्रोल होता था, उसके माध्यम से जाते थे और संघर्ष करते थे साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर। तो एक क्या अलग तरह का कैडर बन गया उस वक्त में। आज जो आपको देश में दिखाई दे रहे हैं जितने नेता कांग्रेस के, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, आनंद शर्मा हो, चाहे वो रमेश चंचला हो, मुकुल वासनिक हो, अहमद पटेल हो, जो भी है नेता, जो एआईसीसी के महामंत्री रहे हैं, अविनाश पांडे भी हैं, या केंद्रीय मंत्री बने हैं, या पीसी पैड बने, वो सब वही हैं जो उस जमाने के, नरेंद्र जी के जमाने के अंदर एनएसी यूथ कांग्रेस में थे। 30-40 साल लगे हम लोगों को आने के अंदर। अब जो नई पीढ़ी आ रही है उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो अचानक उनको मौका मिल गया और स्थिति ऐसी बनी कि उनको हाईकमान ने अवसर दे दिए केंद्रीय मंत्री बनने के, पीसी पैड बनने के। उसके कारण क्या, वो जो उनका जो झगड़ाई होनी होती है वो उस वक्त में हो नहीं पाई, और इसीलिए ज्योतिराज सिंधिया जी की आप चले गए। वो जाने का दुख था, उनके पिताजी लंबे समय तक रहे, उनको अच्छे चांस मिले राजनीति में, केंद्रीय मंत्री बने, इंडिपेंडेंट चार्ज था, सब कुछ था, मान सम्मान था, वो सब कुछ कांग्रेस ही मिलता है। नई पीढ़ी को भी मान सम्मान मिलता है तो कांग्रेस ही मिलता है। इंदिरा गांधी जी के जमाने में देख रहा हूँ, मुझे 40 साल तो एमपी बने हुए हो गए और मैं खुद भी बन गया, खुद 30 साल में केंद्रीय मंत्री बन गया। पर हमें जो एक एनएचआई यूथ के माध्यम से जो एक ट्रेनिंग मिली थी, ट्रेनिंग अभाव है, मतलब वो ट्रेनिंग राहुल गांधी जी ने जो ट्रेनिंग शुरू करी थी, राहुल गांधी जी ने जो ये शुरू किया था इलेक्शन, उनका एक नया प्रयोग था। अगर उस प्रयोग के माध्यम से जो लोग आते हैं तो मैं समझता हूँ हमसे भी अच्छा वो कर सकते हैं, हमसे अच्छा कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि आज जमाना आईटी का है, आज जमाना बदल गया है, साइंस का, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हमसे अच्छी परफॉर्मेंस आज की पीढ़ी कर सकती, मेरा मानना है। तो इसका मतलब आपका यह है कि राजनीति में जब तक रगड़ा नहीं लगेगा तब तक आगे जाना मुश्किल है। देखिए उस वक्त में इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी, आपको याद होगा। जी हाँ जी। उस जमाने में हम लोग जो है एनएसए में थे, जो संघर्ष किया गलियों के अंदर, मॉलों में, वो भी हमने किया। तो उसके कारण क्या हुआ कि एक अनुभव अलग तरह का हो जाता है। अब क्या है कि वो अब चांस अब आया है, आज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानना चाहिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानना चाहिए नई पीढ़ी को। ये अवसर उनके सामने आया है और राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहे हैं वो सबके सामने, चाहे उनके बारे में कई कमेंट किए गए हैं, पर आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है, वो आदमी देश के लिए, देशवासियों के लिए उनका दिल साफ है, कुछ करना चाहते हैं, उसी रूप में वो अपना काम कर रहे हैं। पर नई पीढ़ी को चाहिए कि आज जो समय मिला है, जहाँ हम सत्ता में नहीं है, हम भी सत्ता में नहीं थे उस वक्त में, ये उनके लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज की तरह होना चाहिए। खूब काम करे, जम के झंडा बुलंद करे कांग्रेस का, गांव गांव में, कस्बों में, शहरों में गरीबों की सेवा करे, सोशल वर्क करे। दस्तावेज में काम ही आधा होता है, गांधी जी ने कहा था राजनीति का। वो समझ में आ जाएगी जिस दिन इनके बातें हैं, मैं समझता हूँ सब बातें ठीक हो जाएगी। गहलोत जी, एक वो कहानी आपने मुझे सुनाई थी कि राजीव गांधी ने कैसे आप जैसे नौजवान नेताओं को आगे चुना, जैसे आपको वाई राजशेखर रेड्डी को, अपना दिग्विजय सिंह को, चिदम्बरम को, और आप सब अपने 30-35 की उम्र के आसपास थे। तो वो जरा बात बताइए, कैसे वो टैलेंट चुना और आपका टैलेंट उभर के कैसे आया? अब तो आप दिग्गज पुराने महारथी हो गए। नहीं, मैंने आपको कहा अभी वही बात है, जिनके नाम लिए आप दिग्विजय सिंह जी के या चिदम्बरम जी के, जिनके नाम आप ले रहे हैं सबके, ये सभी 80 के पहले सभी यूथ कांग्रेस के लोग थे, हम जैसे लोग। तो उसमें क्या हुआ, वो एक अलग पीरियड था और उसमें हम लोगों ने काम किया, और वैसे ही उन्होंने सोच करके इंदिरा जी के जमाने में, आपको मैं कहना चाहूंगा, ये बीजेपी तो अब जाके आरएसएस और बीजेपी और बन गया है, सत्ता में आ गए, तो भी नए लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर और इनका बदल रहा है। वरना अगर देश में युवा पीढ़ी की आगे बढ़ाया है या किसी सोच थी, वो कांग्रेस के नेता की सोच थी, इंदिरा जी की सोच थी। तो आप बताइए,
आप बताइए कि राजीव जी ने आपसे क्या कहा जब आपको राजस्थान भेजा? नहीं, राजस्थान तो मैं पीसी बन के आया था। जी हाँ, और बहुत नौजवान थे आप उस समय। उसके पहले मैं केंद्रीय मंत्री बन गया था इंदिरा जी के साथ में, उप मंत्री बनता मैं। फिर लेकिन आप पीसीसी प्रेसिडेंट बहुत नौजवानी में बने। हाँ, उस वक्त में उन्होंने आपको याद होगा कि अहमद पटेल गुजरात में, तारिक अनवर बिहार में, मैं यहाँ पर आया, ऑस्को फर्नांडिस कर्नाटक के अंदर, तमाम दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के अंदर। उस वक्त मुझे सोची नए लोगों को चांस देना चाहिए, क्योंकि ये लोग गुरुम होके आए नीचे से। उनको मालूम था कि हमारा कल्चर जो है वो कांग्रेस का कल्चर बन चुका है, जो यूथ कांग्रेस एनएसी के माध्यम से आए हैं, उन सबको पीसी अध्यक्ष बनाया गया उस वक्त। और बड़े फैसले थे उनके। उस वक्त जो बड़ी हमारी पुरानी पीढ़ी थी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि उस पीढ़ी ने हमें सम्मान दिया, जैसे हम लोग सम्मान दे रहे हैं नई पीढ़ी को। और सबसे बड़ी बात है कि हमने भी उनका सम्मान किया। हमने क्या किया, जब आप नई पीढ़ी के, आप 35 साल 34 साल का था, मैं पीसी अध्यक्ष बन गया। यूथ कांग्रेस मतलब अब आजकल जैसे मैं इंग्लिश में कहूँ तो who can think of Congress party sending a 34-year-old and you were not, and आप तो किसी के बेटे भी नहीं थे कांग्रेस पार्टी में। तो मैं जब 34 ईयर में अध्यक्ष बन गया, तो मैं सब तमाम जो बुजुर्ग थे हमारे सीनियर्स, उनका मैं मान सम्मान करता था, सबको साथ लेके चलता था। तो 3 फायदे होते उससे। एक तो जो पुरानी पीढ़ी थी, बहुत पुरानी पीढ़ी थी, वो उनको लगता है कि ये जो नौजवान लड़का आया है तो कम से कम राजीव गांधी का सिलेक्शन ठीक है। तो राजीव गांधी जी के बारे में इल्ल कोई पैदा नहीं होती है। नेता के बारे में सोच समझ के अच्छा फैसला किया, क्योंकि हमें सम्मान देता है। नंबर 2, उनको सम्मान मिलता है तो अच्छे संबंध बने रहते हैं आपस के अंदर। और नंबर 3, हमारे कैडर के अंदर भी अच्छा मैसेज आता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी मिलकर काम कर रही है। ये 3 फायदे अगर पार्टी को मिलते हैं तो उसका लाभ मिलता है, जो लाभ मिला राज्यों के अंदर। और सब राज्यों में लंबे समय तक वहां पर कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखा था। ये एक सवाल है आपकी पार्टी के साथी ने पूछा है, मानवेंद्र सिंह ने। तो वो कह रहे हैं कि भीलवाड़ा वॉज द फर्स्ट कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टोरी। तो भीलवाड़ा की आप तुलना करें जयपुर और जोधपुर के साथ, आपने क्या ऐसे सबक सीखे हैं राजस्थान में जोधपुर, जयपुर और भीलवाड़ा से, जो अब बड़े शहर जैसे दिल्ली या बंबई हैं वहां पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हम लोगों ने तो ये किया कि आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे राजस्थान में 7 करोड़ की आबादी है, लगभग 7 करोड़ से अधिक है। हमने हर घर को टेस्ट किया स्क्रीनिंग के अंदर। कई इलाकों में दूसरी बार, तीसरी बार किया है। स्क्रीनिंग करने से जब आपको किसी के सिम्टम्स मिलते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हो, उनका टेस्टिंग करवा सकते हो और वही रोक सकते हो कोरोना को। तो हमने क्या किया कि जो 60 साल से बड़े भी हैं, तो जो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था उसके अंतर्गत जो सर्वे किया हुआ है, तो 60 साल से ज्यादा लोगों का सर्वे अलग कर लिया। तो 60 साल के लोगों को खुद जाके टच कर रही सरकार, जो मशीनरी। इस प्रकार से हमने उन टारगेट ग्रुप को, जिनके ऊपर ज्यादा तकलीफ होती है, तकलीफ की संभावना रहती है, उनके ऊपर हमने ध्यान दिया। 60+ घर घर सर्वे, बार बार टीम में हजारों बना दी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये कोरोना आने के पहले मैंने यहाँ राजस्थान में पिछले 6 साल पहले मैं जब सीएम था, तब से हमने फ्री दवाइयां कर रखी है, फ्री टेस्ट होते राजस्थान के अंदर। ये जो हमने कर रखा है। और अभी मैंने एक नया प्रयोग किया, निरोगी राजस्थान। मतलब सब लोग निरोगी रहे, बीमार पड़े ही नहीं। बीमार पड़े नौबत क्यों आए, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन वाली बात है। तो हमने एक प्रोग्राम बनाई था, उसकी तैयारी कर रहे थे हम लोग। उसके बीच में कोरोना आ गया, तो हमें उसका लाभ मिला कि कैसे हम उन टीमों को यूज कर सकते हैं कोरोना के अंदर। तो आज कोई भी अगर हम लोग कोरोना पेशेंट की तरफ टेस्टिंग, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि टेस्टिंग बड़े रूप में होनी चाहिए, वो भी हमने अपनाया यहाँ पर कि टेस्टिंग ज्यादा होगी और उस तक पहुंचने की प्रयास होगा। जो भी ज्यादा बुजुर्ग है, सिम्टम्स हैं, तो आप उसको रोक दोगे वहाँ टेस्टिंग के माध्यम से, वो और ज्यादा नहीं फैलाएगा आगे। अगर लापरवाही करेंगे तो वो जहाँ जाएगा फैलाते रहेगा। जहाँ जहाँ फैला, जोधपुर में या अपने यहाँ पर जयपुर में, वो तब हमारे वहाँ पे भीलवाड़ा के अंदर भी अस्पताल था,
27 पेशेंट बन गए अस्पताल के अंदर, जो मरीज आए मिलने के लिए डॉक्टर से, नर्सेज थी, सब बन गई। अगर आप कोरोना का जो पॉजिटिव आदमी है उस तक पहुंचने का प्रयास कर लें तो ज्यादा रुक सकता है, ये मेरा मानना है बढ़ने से। तो ये एक आपके यहाँ एक वाकया हुआ कि कोटा में आपके यहाँ बहुत विद्यार्थी होते हैं सब सारे प्रदेशों के, तो एक ऐसी विडंबना हुई कि इतनी कॉन्ट्रडिक्शन हुई एक समय में कि जो मजदूर थे बेचारे वो तो पैदल चले जा रहे हैं सैकड़ों मील, और कई राज्यों ने अपनी बसें भेज दी कोटा में अपने विद्यार्थी ले जाने के लिए जो मध्यम वर्ग के होंगे या उच्च वर्ग के होंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये अच्छी बात थी कि नहीं? और दूसरी बात, वो बसें भेजने से पहले आपको बताया गया, आपसे पूछा गया कि नहीं? देखिए, एक फैसला हुआ था कि हालांकि मजदूरों का एक इशू था जो बिहार के सीएम ने उठाया था कि मजदूर हमारे बहुत ज्यादा आने वाले हमारे यहाँ पे भी, तो कई राज्यों में डबल माइंड था कि मजदूर को लाना है कि बच्चों को लाना है। जी, फैसला ये हुआ कि भाई बच्चे छोटे हैं उम्र के अंदर और वो घरों में किराए रह रहे हैं वहां पर, क्योंकि माँ बाप साथ में, क्योंकि माँ बाप साथ में नहीं है। 4-5 बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया था पिछले 7-2 साल के अंदर। तो ये सबके दिमाग में था भाई बच्चे अगर जाएंगे तो कम से कम घर पहुंच जाएंगे। तो सरकार ने क्या किया, विभिन्न सरकारों खुद ने खुद के साधन लगाए और वहां बच्चों को शिफ्ट किया गया अपने राज्यों के अंदर, जिसमें यूपी ने बस भेजी थी, जिसका कॉन्ट्रोवर्सी बाद में यूपी के सीएम साहब ने अनावश्यक कर दी कि कोई जरूरत नहीं थी कि 36 लाख रुपए हमसे मांग लिए सरकार ने, तो गलत बात कर रहे हैं। उनका बिल भेजा उन्होंने खुद ने, क्योंकि जब बसें उन्होंने भेजी थी तो बिल कम पड़ गया। तो सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामले होते हैं तो कोई जेब से पैसा कोई नहीं देता है, वो पैसा उन्होंने बिल भेजा और 2-3 बार फोन किया हमने वापस उनको बिल भेज दिया, पेमेंट आ गया। पर ये नहीं वो कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया, राजस्थान सरकार ने बसें और ट्रेन भेजने में, यूपी के मजदूरों को भेजने में, वो बात नहीं कर रहे। तो दुर्भाग्य की बात है कि आप बताइए 36 लाख रुपए टेक्निकली उन्होंने बिल भेजे, उन्होंने कहा बिल भेजो आप हमें, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि आप बिल करवाइए, वो कायदा था। और उसको लेके आप सीएम साहब खुद बोल रहे हैं कि देखिए राजस्थान सरकार ने पैसे मांगे हमसे, कोई पैसा नहीं मांगा हमने। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बिहार हो चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो या झारखंड हो, सब राज्यों की इच्छा थी कि कम से कम बच्चे जो आए उनका पैसा हम खुद दे रहे हैं, वरना बच्चे बदनाम करेंगे ना, जो हमसे पैसा ले लिया। लेकिन बस मजदूरों के लिए नहीं कहा जी, मजदूरों के लिए पैसे देने को नहीं कहा। मजदूर में बाद में आता हूँ, पहले मैं कह रहा हूँ आपको कि उन्होंने कहा, उनके दिमाग में बात थी कि बच्चे जो आ रहे हैं तो हमें कहा गया भाई आप पेमेंट मत कीजिए, हम अपने बच्चों को खुद पेमेंट करेंगे, क्योंकि हम दिमाग रखते हैं इसलिए क्या होगा, बिना मन इश्यू बनेगा उनके राज्यों के अंदर, साहब देखो बच्चों ने पैसे मांग लिए इन्होंने। मजदूरों के लिए जो है भारत सरकार ने खुद ने कहा, पहली बात तो रेलवे ने गलती करी है क्या करके आप मजदूरों पैसा वसूल करो। अब मजदूरों ने पहले 500-600 रुपए क्या वसूल करना है, वो खुद ही तकलीफ में था, तो उनके आदेश जारी हो गए। फिर पीछे सोनिया गांधी जी ने कहा हम लोगों को भाई जो कांग्रेस राज्य हैं, सरकारें वहां हैं या संगठन है वहां पे वो पेमेंट करेंगे, उससे एक हलचल मच गई और एक नया इश्यू खड़ा हो गया, कंट्रोवर्सी पैदा हुई। और फिर वो उन्होंने स्टेटमेंट गलत दिया देश के सामने, 85% हम दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत तथ्य था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहना पड़ा कि नहीं, वो 85% तो रेगुलर जो खर्चे होते ले रहे हैं वो खर्चे थे, भारत सरकार ने कोई पेमेंट नहीं किया किराए का और राज्य ने किया है। तो हमने भी राज्य सरकार ने किया है पेमेंट तमाम ट्रेनों का। और बसें में नामों का स्पेशल श्रमिक बसें में लगे देश के अंदर एकमात्र राज्य राजस्थान होगा जिसने यहाँ पर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह श्रमिक एक्सप्रेस बसें चलाई हम लोगों ने। और आपको यहाँ खुशी होगी, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, कलकत्ता हो, सब जगह बस हमने भेजी है यहाँ से और सारे लोगों को भेजा है, बड़ी संख्या भेजा है। आप देखिए हमारे यहाँ 13 लाख लोग तो आए हैं और 6 लाख लोगों को हमने भेजा है यहाँ से, तो तमाम खर्चा हमने खुद ने उठाया है। ये मौसमी दासगुप्ता मेरी साथी है, ये आपसे वही सवाल पूछ रही है लेबर लॉ पे, जो आपने भी पहले बताया था कि 8 से 12 घंटे किया, लेकिन आपने इसको वापस क्यों किया 12 घंटे से 8? अगर मजदूर अपनी मर्जी से 12 घंटे काम करना चाहे
तो आप उसे क्यों नहीं काम करने देते? देखिए, पूरे देश के अंदर एक मजदूर संगठन भी है, उनकी सोच भी है। फिर यूपी ने, मध्य प्रदेश ने, 3-4 राज्यों ने जो कायदे बदले मजदूरों के रिफॉर्म के नाम पर, उसकी बिना मतलब जिस प्रकार से उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की बजाय वो मजदूर संगठनों से बात कर लेते तो सारी नौबत नहीं आती। तो हमने उसी समझा कि जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग चले हम लोग, नंबर 1। नंबर 2, मजदूरों में अभी एक फीलिंग हो गई, एंटी गवर्नमेंट फीलिंग हो गई, एंटी इंडस्ट्री फीलिंग हो गई, एंटी मालिक फीलिंग हो गई है कि ये हमें इन्होंने ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया है। तो ऐसे वक्त में सब काम वो करना चाहिए जिससे कि मजदूरों के दिल हम जीत सके, मरहम लगा सके। वरना ये मजदूर बिहार के, यूपी के आएंगे भी नहीं। आना बड़ा मुश्किल काम है जब तक कि उनको विश्वास नहीं होगा कि हमारा साथ ट्रीटमेंट भविष्य में अच्छा होगा। आदमी गाँव से क्यों निकलता है? उनको गाँव में 200 रुपये मिलते हैं, भाई मैं बॉम्बे जाऊंगा तो 1000 रुपये मिलेंगे, इसलिए वो बाहर निकलता है। तो वो स्थिति वहां पर बननी चाहिए और वो धीरे धीरे बनेगी। अभी तो आपके पार्टी की हाईकमांड ने नहीं कहा आपसे बदलने के लिए? हमारी पार्टी हाईकमांड की इच्छा यही थी हमारा जो फैसला क्या होगा, तो हमने उनको बताया फैसला हमने ये हुआ और हम उसको बदल रहे हैं। तो नहीं, लेकिन आपने अपने आप बदला कि हाईकमांड ने कहा बदलने के लिए? हाईकमांड हमने 40 साल राजनीति करते हो गए, ज्यादा हो गए, 50 साल हो गए। हाईकमांड की इच्छा हम समझते हैं, हाईकमांड क्या चाहता है, पार्टी की इच्छा आप समझते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं वो खुद फैसला। और इसीलिए उन्होंने सोनिया गांधी जी चिंता व्यक्त की कि श्रमिकों को किराया भी आप दीजिए, सरकार दीजिए। सोनिया गांधी जी का हमेशा रुचि रही है, चाहे वो सुनामी आई हो, चाहे गुजरात का भूकंप आया हो, चाहे कहीं उड़ीसा में आंधी का तूफान आया हो, हमेशा शानदार काम सोनिया गांधी ने करने के लिए हमें शिक्षा दी है। आपकी बात मैं समझ गया, आपने गहरी बात की राजनीति की कि 50 साल से अब राजनीति करते हैं तो हाईकमांड की इच्छा हम समझते हैं। नहीं, हाईकमांड का माइंड हम समझते हैं। क्या समझते हैं? मुझे मैं समझ गया। वो क्या ये हमारे साथी बहुत शैतान भी हैं कई, तो ये रोहित तिवारी पूछ रही हैं कि आपकी एक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल इक्वेशन जो सचिन पायलट से है, अब वो थोड़ी कोविड की वजह से पहले से बेहतर हो गई है कि वो थोड़ी खींचातानी अभी भी चल रही है? हम तो अपना काम करते हैं, कभी महसूस करते ही नहीं है, हमारे किसी से कोई पूरा रखते ही नहीं। हम तो ये मानते हैं कि सबको मिलकर काम करते रहना चाहिए। और अभी संकट की घड़ी है, कोई समझदार व्यक्ति होगा कांग्रेस के अंदर, देश के अंदर कोई भी, मेरे ख्याल है जो समर्पित, प्रतिबद्ध और लॉयल होगा कांग्रेस का, कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम में विश्वास होगा। ऐसे वक्त में जब मोदी और मिस्टर शाह, दो लोग जो राज कर रहे देश के अंदर, जिस रूप में कर रहे हैं, डेमोक्रेसी धज्जियां उड़ रही है देश के अंदर, फासिस्ट की जो इनके और इनका बना हुआ है वही है इनके साथ में। आरएसएस और बीजेपी मिलके जो राज कर रही है देश में, सब लोग चिंतित है। और हम चाहेंगे कि पार्टी 44 पहले आ गई है, 54 पे आई है, तो कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस का वफादार होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि अभी आपस में लड़ाई हो। हम चाहेंगे वापस कांग्रेस झंडा बुलंद कैसे हो देश के अंदर, इसके ना कोई सोच होनी नहीं चाहिए। कभी आपको ये नहीं लगा जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए मध्य प्रदेश में, वैसे कोई और भी जा सकता है? और आपको ये डर नहीं लगा कि मध्य प्रदेश में जो हुआ है बीजेपी आपके यहाँ भी कर सकती है? क्यों छोड़ेगी आपको? नहीं, बीजेपी तो करने की अपनी शक्ति रहती है। बीजेपी चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, मैं क्यों कहता हूँ फासिस्टी लोग हैं, मैं क्यों कहता हूँ ये लोग डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, मैं कहता हूँ ये डेमोक्रेसी का मुखौटा पहने हुए हैं और डेमोक्रेसी को मानते नहीं हैं। वही आप देख रहे हो, एक के बाद एक जो फैसले हो रहे हैं सरकार बनने के बाद 6 साल में, जानती है पता नहीं देश को कहाँ ले जाएंगे, किस दिशा में ले जाएंगे, कोई नहीं कह सकता है। बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर, चिंता लगी हुई हम सबको। और उस खेल के अंदर हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी मजबूत हो, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी ऐसी पार्टी एकमात्र है देश के अंदर जो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो 70 साल तक इस मुल्क को एक रखा है, अखंड रखा है। तो इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, राजीव गांधी ने जान दे दी, तो मुल्क एक अखंड रहा है और डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हुई है। पाकिस्तान की तरह सैनिकों को शासन नहीं हुआ बार बार। और ये लोग जब से आए हैं
ये देश को जिस धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, पता नहीं ये किस रूप में देश को किस दिशा में ले जाएंगे, पता ही नहीं। अब आप समझ लीजिए, कोरोना फैला हुआ है, चिंता नहीं है, मुझे ट्रंप आ रहे होंगे चिंता है, कोरोना फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश की सरकार को आप डैमेज कर रहे हो, बदल रहे हो। अब बताइए, तख्ता पलट कर रहे हो। तख्ता पलट डेमोक्रेसी में होता है कि क्या, जिस प्रकार इन्होंने कर्नाटक में किया, जिस प्रकार यहाँ इन्होंने सिंधिया के चेहरे को आगे रखा, इनकी एक और चाल है। ये पूरा खेल खुद खेलते हैं, अफवाहें जल्दी 30 करोड़ 40 करोड़ की, और आगे रखा सिंधिया को, और पता नहीं सिंधिया के अलावा कितने लोगों को तोड़ा होगा, कोई नहीं सोच सकता है। यही खेल महाराष्ट्र में जाते हैं, यही खेल राजस्थान में जाते हैं, इसका हमें आभास है हम लोगों को। कभी डर लगता है आपको? हम इनका मुकाबला भी करेंगे। कभी डर लगता है आपको? मैंने कहा ना, इनका मुकाबला करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, मुकाबला करना जानते हैं हम लोग। तो नीलम पांडे, जिस प्रकार इन्होंने खेल खेला कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में, उसे खुद एक्सपोज भी हुए हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, इससे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें वो सफल हुए, तो फिर आप यहाँ भी कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो कर रहे हैं। राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो, ये देखते रहते हैं। मुझे मालूम है इस बात की जानकारी मुझे। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने मुख्यमंत्रियों से काफी बात करते रहते हैं, तो आपसे कितना बात करते हैं आजकल राहुल गांधी? बात होती है, अभी 15-20 दिन पहले बात हुई थी। बात होती रहती, जब कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जब कभी मौका आता है तो बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं आपस के अंदर। लेकिन फिर भी ये लगता है आपकी पार्टी में, अब देखिए कि बिहार मध्य प्रदेश दोनों में अभी उपचुनाव होने वाले हैं, तो बीजेपी अभी से बहुत तेजी से शुरू हो गई है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, बीजेपी बहुत तेज हो गई है, लेकिन आपकी पार्टी अभी फिर से पीछे, अभी लॉकडाउन मना रही है। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी भी वहाँ काम कर रही है, मेरे पास जानकारी भी है। मेरी हमारे पीसी प्रेसिडेंट मिस्टर कमलनाथ, उनसे बात भी हुई थी, शक्ति सिंह गोयल से बात भी हुई, जो हमारे इंचार्ज बिहार के, वो लोग भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। बिहार में आपको मालूम है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, उसको मजबूत करने में टाइम लग रहा है, और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत लगे जा रही है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वहां पर परिणाम जो है, 22 लोग जो गए हैं, जनता को सबक सिखा दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें? पूरी ताकत लग रही है। तो ये एक सवाल है, ये हमारे बड़े नौजवान मित्र हैं संजय अग्रवाल, ये एमडी हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, आपका जयपुर का ही बैंक है, बल्कि हमारे वो आप देखेंगे कि पीछे हमारे एक स्पॉन्सर भी है, संजय अग्रवाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो ये संजय अग्रवाल को वो पूछ रहे हैं कि आप भी सोच रहे हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छी कमेटी बनाएं, जैसे मनमोहन सिंह, रघुराम राजन वगैरह को मिला के एक कमेटी बनाएं, और ये भी सोचे कि किसी अच्छे अर्थशास्त्री को अपना वित्त मंत्री बनाएं? नहीं, ये मैं इनको जानता हूँ, संजय अग्रवाल जी को नौजवान है, अच्छा काम करे। एयू बैंक को इन्होंने काफी फैलाया पूरे देश के अंदर, और इनकी भावना अच्छी है। और हमने एक कमेटी बनाई थी, मिस्टर अरविंद मायराम जो है, जो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उसमें काफी बड़े बड़े जो हमारे एक्सपर्ट को लिया है, वो कमेटी काम करना शुरू भी किया उन्होंने। आगे भी हम इनके सुझाव में ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राज काचरू पूछ रहे हैं, भोपाल में रहते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। ये कहते हैं कि व्हाई डू पॉलिटिशियंस प्ले पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक, कि जब इतनी बीमारी चल रही है तो राजनेता राजनीति क्यों करते हैं? और वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने ये फैसले लिए लॉकडाउन वगैरह के, तो बहुत मुख्यमंत्रियों ने ये क्यों कहा कि ये गलत है या हम इससे सहमत नहीं है, इस समय सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए? ये तो किसी ने नहीं कहा गलत है, और मैं समझता हूँ कि अभी जो है वक्त नहीं है बात करने का, कि हम लोग कोई ऐसा दिखाएं कि राज्य अलग है और केंद्र अलग है। हम चाहिए राज्य और केंद्र मिलके
कोविड-19 का मुकाबला कर रहे हैं, ये हमारी सोच है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने सबको साथ ये भी है, अभी हमने राजस्थान में 21 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने करी है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के एमएलए के साथ में, और सबकी मैंने बात सुनी है। एक प्रकार से आप समझ लीजिए कोई असेंबली चल रही हो, उसी ढंग से एमएलए हमने सुना भी दिए जम करके। 20 घंटे हम 2 दिन बैठे थे, तो हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने करीब 11,000 पंचायतें हैं राजस्थान में, तो पंचायत तक मैंने जोड़ा है बीसी को, और आपको खुशी होगी कि करीब 15-20 सरपंच से बात भी हमने करी। और इस प्रकार से राजस्थान में हम लोग चाहते हैं कि हर लेवल पर डिस्कशन हो और उसके आधार पर हम लोग आगे आगे काम कर सके। बल्कि राहुल गांधी ने यहाँ से कहा था पीछे क्या हुआ छोड़ दीजिए उसको, हाँ। आगे क्या करना चाह रहे हो बताओ आप। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि राहुल जी की बात पे ध्यान दें, उनको वो हल्के में नहीं लें, वो बहुत ही गंभीर आदमी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब को गलतफहमी है तो गलतफहमी कभी कभी निकल जाएगी। मैं चाहूंगा कि उनको चाहिए कि राहुल जी ने कहा कि आगे हम क्या करते, आप क्या सोचते, आपकी सोच क्या है बताओ देश को, जिससे कि देश में हम लोग आपको सुझाव दे सके। विपक्ष की पार्टी अगर ये नहीं जल्दी क्या कहेगी। देखिए अब ये चांस तो कम है कि आपके कहने से प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी की सलाह मानेंगे, क्योंकि ये देखिए लिखा है बिकॉज पॉलिटिक्स मैटर्स। यहाँ आप सब लोग जैसे चौटाला जी कहते थे मुझे शुरू से कि हम धर्म कर्म करने और तीर्थ यात्रा करने नहीं आए हैं, हम राजनीति करने आए हैं। तो ये राजनीति है तो वो तो नहीं होगा, लेकिन राजनीति से हम एक शिफ्ट करते हैं। तो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, शायद आपको भी जानते हो, फ्रेडी स्वेन है, ये एम्बेसडर है डेनमार्क के भारत में, और दूसरी बार भारत में डेनिश एम्बेसडर बन के आए हैं। तो वो ये कहते हैं, उनके बड़े ऐसी बात है जो मेरे भी दिल के नजदीक बात है, उनके भी दिल के नजदीक बात है, क्योंकि डेनमार्क बहुत बियर बनाता है। तो वो कहते हैं कि आपने बियर के ऊपर एक फैसला किया था कि करना है कि 6 महीने से 12 महीने उसकी शेल्फ लाइफ आप कर दें, क्योंकि इतने दिन लॉकडाउन हुआ, इतनी बियर बन के खड़ी हुई है राजस्थान में, उसका क्या होगा। और 6 से 12 महीने तो होना चाहिए, उनका कहना है। हाँ, मैं जानकारी प्राप्त करूंगा डिपार्टमेंट से और जो भी होगा हम फैसला करेंगे। नहीं, वो एम्बेसडर है, एम्बेसडर डेनमार्क के, उनसे ज्यादा बियर के बारे में यहाँ पर हम नहीं जानते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बकायदा ये वो फैसला ले चुके हैं, फैसला ले चुके हैं उसका। तो अच्छा, उसका आप ध्यान रखें, ध्यान करेंगे। एक्साइज का बढ़ाने का फैसला हमने लिया है, अभी मैं बढ़ाया भी उसका, कुछ बढ़ाया भी है। अब ये अशोक गोयल है, हीरो इकोटेक, हमारे मेहमान हैं। वो कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने अपनी वेंडर्स को बहुत पेमेंट्स डिले करी हुई है, और एमएसएमई को आपने 6 महीने से ज्यादा का विलंब हो गया है आपको पेमेंट करने में। तो इसको कब ठीक करेंगे आप? हाँ, इस पे सच्चाई है, क्योंकि आपको मैं बार बार कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को समझना चाहिए कि रेवेन्यू पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है राज्यों के अंदर। राजस्थान में 30% रेवेन्यू नहीं आ पा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भारत सरकार से बार बार, भाई आप ध्यान दीजिए राज्यों के। 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज तो घोषित किया है, उसका कोई इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो आपने 90% बात तो वो खाली लोन बेसिस पर है। अब राज्य जो मुकाबला करें कोविड का, रेवेन्यू खत्म हो, सिंपल क्वेश्चन है। जब रेवेन्यू खत्म होगी राज्यों की, चाहे वो राज्य किसी पार्टी के हों, तो पैसा उनके पास में कोई कौन सा साधन है? आपके पास आरबीआई है, आपके पास में नोट छापने की मशीनें हैं, राज्य के बारे में क्या है? वो बात क्यों नहीं वो समझ पा रहे हैं। उनको चाहिए राज्यों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करे, ग्रांट दे, जिससे कि वो पैरों पे खड़े वापस हो सके, इंडस्ट्री को खड़ा कर सके। तो गहलोत जी, एक आपके यहाँ जो बड़ा आपका राजस्व का जरिया है, आपके रेवेन्यू का सोर्स है, वो जो आपके यहाँ कच्चा तेल निकलता है, ये जो राजस्थान के जो तेल के कुएं हैं, वेदांता केयर का जो ये कहते हैं, तो उसमें सरकार ने, केंद्र सरकार ने लिमिट किया हुआ है कि कितना निकाल सकते हैं, जबकि उसकी क्षमता निकालने की ज्यादा है। तो ये क्या कारण है? क्योंकि अगर उसकी क्षमता बढ़ेगी तो राजस्थान सरकार को भी पैसा मिलेगा रॉयल्टी का। हम लोग चाहते हैं कि वो निकाले जो पूरा मिले,
और 10 ब्लॉक मिल गए उनको, हम चाहेंगे वो जल्दी काम शुरू करें, निकालें, क्योंकि हमें बहुत बड़ा कंफर्टेबल मिलता है उनसे रेवेन्यू के अंदर। पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी तो बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का पास आता था, उसके बाद में उनका प्रोडक्शन कम हो गया है, तो उससे हमें तकलीफ हो रही है उल्टी, हमारा रेवेन्यू आधा भी नहीं रहा हमारे से। तो आप केंद्र सरकार क्यों नहीं उनको अलाउ कर रही बढ़ाने का प्रोडक्शन? केंद्र सरकार ने ब्लॉक दे दिए हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ जानकारी में हमारे यहाँ भी फॉर्मेलिटी हो रही है। मैं चाहूंगा जल्दी वो काम शुरू करे, तेल ज्यादा निकलेगा तो हमें लाभ मिलेगा। दूसरा, हमने आपको मालूम है रिफाइनरी जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने रिफाइनरी का जो किया हाथ में लिया है, HPCL और स्टेट गवर्नमेंट रिफाइनरी मिलकर लगा रही है। वो फैसला हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह वक्त में लिया था, बाद में 5 साल पॉलिटिक्स हो गई, अब वो वापस उसको शुरू करवाया है। मैं खुद उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ। हम चाहेंगे कि हमारे रिफाइनरी भी लगे और तेल जो केरल का निकल रहा है वेदांता का, उसमें काम भी आए, तो हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़े, ये हमारी सोच रहेगी। हमारी टॉप प्रायोरिटी पे एजेंडा आपका था कि आप कह रहे हो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे एजेंडा है तेल अधिक से अधिक निकले, रिफाइनरी पे रिफाइंड हो और इम्पोर्ट नहीं करना पड़े। ये अभिषेक मानेक पूछ रहे हैं, ये अभी लगता है बहुत पुरानी बात है, लेकिन इतनी पुरानी है नहीं, जनवरी की बात है। कोटा में आपके अस्पताल में तो बहुत छोटे शिशुओं की, बच्चों की बहुत मौत हो गई थी, 100 के करीब। उसमें इंक्वायरी हुई थी, उस इंक्वायरी में क्या निकला है? चलिए गुप्ता जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, आपका मीडिया भी कमाल का है। मीडिया तो कमाल का है, मैं मानता हूँ। हाँ, आप देख ही रहे हो। अब मुझे आप बताइए, आपको मैं जो बात बोलूंगा अभी आप समझ जाएंगे 2 मिनट में। ये बच्चे मरने वाली घटना नहीं थी वहां, ये जो शिशु मृत्यु दर है और मातृ मृत्यु दर IMR MMR उसका मामला है। और पूरे मीडिया ऐसा फैला दिया देश के अंदर जैसे कि वहां लापरवाही, जैसे गोरखपुर में बच्चे मरे थे ऑक्सीजन की लापरवाही से, तो कोई ऐसी लापरवाही हुई थी 30 बच्चे मर गए दिखते हैं। जबकि आपको आश्चर्य होगा, जब पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने नियो ICU, मतलब छोटे बच्चे नवजात शिशु के बच्चों के लिए ICU बनाए थे हमने। उसके कारण से शिशु मृत्यु दर कम हो गई थी। हमारी गवर्नमेंट चली गई, वसुंधरा की गवर्नमेंट आ गई थी और उस वक्त में ही बच्चे शिशु मृत्यु दर कम होने लग गई थी उनके वक्त से ही, हर महीने के अंदर। और हमारी गवर्नमेंट आई तो उससे और कम होने लग गए। लेकिन वो जो कोटा में वाकया हुआ था, उसमें सच्चाई थी या नहीं थी? उसी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और वसुंधरा के वक्त में वहां संख्या कम होने लग गई थी शिशु मृत्यु दर की, हमारे वक्त में और कम हो गई। कम होने के बावजूद भी एक खबर छप गई और वो ऐसे माहौल बन गया देश के अंदर, पूरा मीडिया आने लग गया कि भाई वहां पे बच्चे मरे। फिर हमारे ओम बिरला जी स्पीकर साहब वहां से। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मामला था, IMR MMR उल्टा कम हुआ है। मतलब उल्टा हमें संतोष होना चाहिए कि जो हमने जब नियो ICU खड़ा किया मैंने खुद ने, वसुंधरा के वक्त में कम होने लग गए थे, हमारे आने के बाद और कम होने लग गए। उसको लेके आप बताइए कि इस प्रकार से बात करना, और भारतीय मीडिया ने ऐसा इश्यू बना दिया हमारे खिलाफ में, और हमारे बड़े बड़े नेता आने लगे वहां पर। वो मीडिया के खुद का क्षेत्र है, वो खुद चले गए वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के उन्होंने। जबकि अब बाद में क्या हुआ, बाद में रुक क्यों गया? हमने कोशिश की, बात अपने कहीं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री के खुद के जिले के अंदर 123 बच्चे मरने की खबर आई, और अहमदाबाद में उससे ज्यादा खबर आई कि बच्चे मर रहे वहां पे भी, और वो हमारा इश्यू खत्म हो गया। इसलिए मैंने कहा मीडिया कमाल का है। चलिए, मीडिया को तो सब लोग यहाँ से भी पढ़ती है, वहां से भी पढ़ती है। अब मुझे ये बताइए कि आप बहुत दिग्गज नेता हैं और आपने 3 पीढ़ियां देखी हैं कांग्रेस के नेताओं की। तो इंदिरा जी भी देखी है आपने, इंदिरा जी, राजीव जी, तो 4 पीढ़ियां हो गई, मेरी गलती, माय मिस्टेक। इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। एक लाइन में चारों के बारे में बताइए, आप क्या कहेंगे? और मतलब किस तरह से चारों एक दूसरे से अलग थे, इनकी एक डिस्टिंक्ट बात बताइए। देखिए, सब में मैं समझता हूँ कि कॉमन बात यह है
सब लोग जो है, दुनिया कुछ भी कहे, निस्वार्थ भाव से राजनीति करते हैं, निस्वार्थ भाव से राजनीति करते हैं। नहीं, वो तो बात सब में कॉमन है, पर सब में एक अलग अलग बात क्या है? अलग अलग बात मैं नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन कोई व्यक्तित्व की खासियत होती है ना किसी की। नहीं, ये तो मैं अभी मैं समझता हूँ कि कॉमन बात ही समझ लीजिए आप कि 70 साल हो गए इनको, परिवार को, केवल बात करें परिवारवाद की बात आती है, पर 70 साल वोट बहुत गुप्त हुए रहा देश के अंदर। तब भी आज 70 साल के बाद में भी, पंडित नेहरू के बाद में आज तक, आज भी कांग्रेस का रैंक एंड फाइल जो है वो सबका इस परिवार में विश्वास है, ये रहेंगे, अगर अध्यक्ष रहेंगे कांग्रेस के, मजबूत रहेगी। अशोक जी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बुराई कीजिए, मैं कह रहा हूँ चारों की एक अलग अलग अच्छाई बता दीजिए। अब देखिए, अगर अच्छाई बताने में भी डरते हैं तो फिर तो ये गड़बड़ है। मैं डरता नहीं हूँ, अभी मैंने माइंड नहीं बनाया मेरा कि अच्छा। मैं कहूँ। देखिए, उसमें इंदिरा जी का और सबको मालूम है, बहुत दबंग थी और बड़े फैसले लेती थी। राहुल जी, राजीव गांधी जी आए थे तो आपने खुद ने कहा कि वो नई पीढ़ी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। सोनिया जी के ऊपर आरोप लगते थे विदेशी है ये, और उसके बाद में उन्होंने की कभी परवाह नहीं करी। वो जब इस देश में 50 साल पहले आ गई है तो अपने अपने असूलों में कायम रहेगी, बोले कांग्रेस को बचाना है, इनकी जिंदगी को थ्रेट थे, चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो। तब भी इन्होंने, इंदिरा जी की हत्या हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, और इन्होंने कांग्रेस जब डूब रही थी तब सोनिया गांधी ने कमान हाथ में ले ली। और आप सोच सकते हो देश के अंदर कितना बड़ा माहौल था, विदेशी विदेशी विदेशी, किस रुपए था, उठते बैठते हुए आदमी करता था बात, तब भी उन्होंने परवाह नहीं करी। आज सब हाईएस्ट रेस्पेक्ट लोग उनका करते हैं। और राहुल गांधी नौजवान नेता है, उनके दिमाग में ये है कि कांग्रेस का फ्यूचर ब्राइट हो, मजबूत हो। उन्होंने प्रयोग किया चुनाव करवाने का यूथ कांग्रेस एनएसयू के अंदर, उसके कई लाभ भी मिले हैं, कुछ कमियां भी रही है, और वो भी नौजवान कुछ करना चाहता है, ये मेरा मानना है। तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी अब चुनाव कराएं सीडब्ल्यूसी के लिए और बाकी सारे स्तर के लिए कांग्रेस पार्टी में? नहीं, चुनाव तो देखिए कंसेंसस होते हैं पार्टियों के अंदर, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर चुनाव, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कंसेंसस बनके ही होते हैं, वो चुनाव कहलाते हैं, और वो चुनाव ज्यादा सफल होते हैं, मेरा मानना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में भी जिस रूप में चुनाव पिछले बार हुए हैं, अब वापस चुनाव आगे जो भी होगा तो हम लोग मिलकर ही काम करेंगे। हमें चिंता है कांग्रेस देश की, आज भी विपक्ष की पार्टी कहेगी आपको, विपक्ष के नेता कहेंगे प्राइवेटली आपको, कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए देश के अंदर, देश हित के अंदर है, आप भी कहेंगे। गहलोत जी, ये बताइए कि राहुल जी आपके बार बार चले क्यों जाते हैं, कहीं गायब क्यों जाते हैं? 15 दिन, 20 दिन, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, ऐसे कैसे पार्टी चल सकती है? और जब वो गायब होते हैं तब आप लोगों को बात करनी हो तो क्या करते हैं? कोई आप लोगों को कुछ बात क्लियर करनी है? मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से तो जो मैं समझ पाया कि वो विपश्यना में गए थे 3-4 बार, तो लोगों को लगा उनके नीचे नहीं कि मैं कह के जाऊं मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो वो विपश्यना में गए थे 2-3 बार 4 बार जो भी गए। पर एक और जब बन जाता है किसी व्यक्ति का, परसेप्शन बन जाता है, परसेप्शन, तो राजनीति परसेप्शन ही चलती है, और राजनीति परसेप्शन का खेल है, उसी को सही मानते लोग आदमी, तो वो परसेप्शन बन गया उनके बारे में। वरना वो व्यक्ति पूरा टाइम दिया, गुजरात में आपने देखा होगा, हम लोग साथ घूमे थे, तो पूरा टाइम गुजरात में उन्होंने दिया, जब कभी चुनाव होते पूरा टाइम देते हैं वो, और पूरी पार्टी थी, बड़ी पार्टी है, वो भी चाहते हैं अकेला क्या, सब लोग अपना काम करें, मेरा मानना ये बात है। तो गुजरात में तो मैं मानता हूं कि सबसे नजदीक आप आए थे नरेंद्र मोदी को एक बड़ी शिकस्त देने के लिए, तो कहां आपसे, किस बात से आपसे मौका छूट गया वो? देखिए, तो मोदी जी की स्टाइल जो है लोगों को गुमराह करने की, पटाने की और भावुक बनाने की, कि मैं गुजरात का हूँ, मेरी बेइज्जती करें लोग, वो मणिशंकर अय्यर वाला किस्सा बता दिया, जबकि उसमें कोई बात थी नहीं, वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नाम ले लिया,
पाकिस्तान के विदेश मंत्री का नाम ले लिया, पानी के अंदर जहाज में उतर रहे और उड़ रहे हैं। तो आखिर में इतने वो चिंतित हो गए मोदी जी साहब, अमित शाह जी, कि उन्होंने खेल भावात्मक मुद्दे उठाना शुरू कर दिया, और गुजरात के लोग थोड़ा भावात्मक मुद्दों पर चलते भी हैं, उसका उनको लाभ मिल गया लास्ट में, मेरा मानना है। तो इससे तो ये बताइए मुझे, अब आपने बड़ी मुश्किल से कुछ गांधी परिवार के अंदर कुछ अच्छी बातें बताई, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, उनकी भी, मोदी जी की और अमित शाह जी की भी कोई अच्छी बातें बताइए, उनके अच्छे गुण क्या हैं, फिर अवगुण पूछूंगा। अच्छे क्या, मैं समझता हूँ कि मोदी जी को मौका मिला, अमित शाह जी को मौका मिला है जिंदगी में 2 बार कामयाब होना लगातार, बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती लाइफ के अंदर। जो मतलब मोदी जी ने हासिल की है कोई कम बात नहीं है मेरे ख्याल से। इंदिरा जी के बाद में लगातार 2 बार ही बने हैं, पर जो उनका एजेंडा है देश के लिए, आरएसएस का एजेंडा है, वो बहुत खतरनाक है, जो पूरा देश चिंतित थे। और धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो आपको फायदा मिलेगा उसको, क्योंकि धर्म के नाम पे आप देखते हो कि दंगे भी होते हैं हिंदू मुसलमानों के, तो हिंदू हिंदू बन जाता है, मुसलमान मुसलमान बन जाता है। तो पूरा देश अगर हिंदू और मुसलमान में बढ़ गया तो आप सोचिए क्या होगा देश का। इतने बड़े 130 करोड़ आबादी देश के अंदर है, और हम गर्व करते हैं पाकिस्तान के मुकाबले में हमारा मुल्क का और पूरी दुनिया में मान सम्मान है देश के, दुनिया का। तो आज इस प्रकार जो माहौल बनाया मोदी जी ने, अब मोदी जी को मैं क्या कहूँ, जब वो आदमी 2 बार चुनाव जीतता है, अपने मार्केटिंग में उनकी अच्छी पकड़ है, वो मार्केटिंग से 3 बार मुख्यमंत्री रहे वहाँ गुजरात के अंदर भी, अच्छे वक्ता भी हैं, अपनी बात को कहना जानते हैं अच्छे तरीके से, तो उसका फायदा देश को मिलना चाहिए। अच्छी बातों का फायदा कि मेरा नुकसान हो रहा है देश को, वो किस काम का अच्छा वक्ता। और अमित शाह जी की अच्छी बात क्या है? अमित शाह जी से तो मेरा कोई ज्यादा संपर्क है नहीं, वो तो सरकार बदलने में विश्वास करते हैं, जैसे कर्नाटका है या मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र राजस्थान है, तो रात दिन मेरे ख्याल से वो सोते उठते हुए ही सोचते होंगे हिंदुस्तान भर के अंदर सब जगह बीजेपी के अलावा कोई पार्टियां रही ही नहीं जिंदा, ये मेरे ख्याल से उनका सोच है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कह सकता हूँ। कोई सलाह देना चाहेंगे आप उन दोनों को, इससे पहले कि हम आज का ये इंटरव्यू बंद करें? कुछ सलाह देना चाहेंगे अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी को? मोदी जी को ये सलाह रहेगी जो मैंने अभी कहा, मैं वापस रिपीट कर दूं कि उनको जिंदगी में बड़ा चांस मिला है, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, गुजरात का व्यक्ति, और पहली बार पार्लियामेंट में जीते जाए और 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन जाए बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी से, तो उनकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए हर चीज के अंदर। देश हित में क्या है, पार्टी बाद में आती है, आरएसएस बाद में आती है, पहला देश आता है। अगर वो चलो कहते हैं, इनकी पार्टी वाले कहते हैं, वो तो मैं रिपीट करूं कि जब आप खुद कहते हो कि मुल्क ऊपर होता है, अपर रखना चाहिए, देश पहले राष्ट्र पहले है, तो आपको फिर वो ढंग से बिहेव करना चाहिए। आप ये जो कदम उठाया आपने, ये सीएए का और एनआरसी का और 370 का, और ये जो भी बातें की आपने, उसके अलावा ही कई बातें हैं जो आज गरीबी है, भुखमरी है देश के अंदर, अमीर गरीब की बहुत बड़ी खाई है, और कच्ची बस्ती है, स्लम एरिया क्या है, बम्बई में देख रहे हैं हम लोग कितना फैल रहा है ये कोरोना आपका। तो स्वच्छ भारत की बातें बनी करी उन्होंने, पर स्वच्छ भारत की बनने में बरसों लगेंगे, अच्छी भावना हो सकती है उनकी। तो मैं कहना चाहूंगा कि उनको 2 मैंडेट मिले हैं, उस मैंडेट को अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट बना ले, जिंदगी में एक सोच बना ले, तो उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। वरना तो आप 2 बार चीफ प्राइम मिनिस्टर बने हो और आप अगर विध्वंस की राजनीति करोगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करोगे, तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, मेरा मानना है। तो गहलोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप राजनीति के गुरु हैं, तो हम तो कार्यकर्ता हूँ।
और आपको बहुत शुभकामनाएं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आपका राज्य भी ठीक रहे. The print off the cuff. Corporate partner AU Small Finance Bank. Airline partner SpiceJet. In association with Jindal Steel and Power.